नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये चैप्टर में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं लेकिन हमारे लिए कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मात्र 6 से 7 पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी की डिटेल्स आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 338 के अंदर इसके बारे में दिया गया है, 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, उसके थ्रू आर्टिकल 338 के अंदर जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है और आर्टिकल 338 ए के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आर्टिकल्स याद रखना और किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया ये याद रखना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपोजिशन, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इनका जो सर्विस कंडीशन है वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। अब अगर आगे चलें तो इनके टेन्योर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, इसका भी, यानी सर्विस कंडीशन के अलावा जो टेन्योर है वो भी। इसके अलावा यूजुअली जो देखा जाता है वो 3 साल का टेन्योर होता है इनका। इसके अलावा ये लोग री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखना कि री-इलेक्शन इसमें अलाउड होता है, लेकिन 2 ही टर्म के लिए। तो ये भी चीज़ है। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल किए गए हैं शेड्यूल कास्ट को, उन्हें उन वो चीज़ें पहुँचाई जाए या उन्हें मिल रही हैं या नहीं, ये चीज़ें उनको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आती हैं, जिसमें जो एससीज़ हैं, उनके राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उस मामलों में भी ये काम करता है। इसके अलावा प्लानिंग प्रोसेस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज़, तो जो भी एससीज़ हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो भी ये गवर्नमेंट्स हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें काम कर रही हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है वो। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये एनुअल बजट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये टाइम टू टाइम भी ये बजट नहीं, एनुअल रिपोर्ट जो है, वो जब प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड होता है तो भी उन्हें प्रेज़ेंट करता है। अदरवाइज़ एनुअली तो उनको देना कंपल्सरी है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशंस भी देता है, जो कि टू मेजर्स टू बी टेकन बाय सेंटर एंड स्टेट्स, प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज, तो ये सेम यही वाला पॉइंट है। तो ये चीज़ें भी हैं और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो स्पेसिफाई करते हैं कुछ फंक्शंस, वो भी। तो ये थे कुछ फंक्शन। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स का मैंने ऑलरेडी ज़िक्र कर दिया था कि एनुअल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जब कोई रिपोर्ट्स माँगते हैं तो भी। तो यही है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिपीट कर जानी, इसलिए मैंने बोला कि जो पॉइंट मैं आपको याद करने को बोलूँ वही याद करना, जो कि 6 से 7 पॉइंट है। 3-4 पॉइंट अब तक मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कि ये प्रेसिडेंट का ड्यूटी होता है कि जो भी ये रिपोर्ट्स नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट प्रोवाइड करता है, उसे दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज़ में ले जाना, यानी उनके सामने प्रस्तुत करने की काम करता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स रिलेटेड होते हैं स्टेट के पास, वो फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट गवर्नर्स को। तो स्टेट गवर्नर्स को ये चीज़ें दी जाती है, फिर स्टेट गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेचर में ले जाता है। तो यानी जो भी स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर जो भी चीज़ें रिपोर्ट्स आती हैं, वो डायरेक्ट पहले जाती है प्रेसिडेंट के पास। अगर सेंटर का है तो वो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, और अगर स्टेट का है तो ये सारी चीज़ें आपकी जाती है स्टेट गवर्नर के पास। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें कि पावर का, तो इनका जो पावर होता है वो रेगुलेट करना, वन प्रोसीजर टू बी फॉलोड, तो जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसी को रेगुलेट करने का काम करती है आपकी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब इसके बारे में अगर बात करें कि अगर कोई भी चीज़ ये इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी कंप्लेंट को, तो इनके पास एक सिविल कोड की जितनी पावर होती है, और इसके अंदर ये किसी भी पर्सन को देश के किसी भी जगह से अपने पास समन कर सकता है। इसके अलावा उन्हें ओथ के लिए भी एडमिनिस्ट कर सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, एविडेंस ऑफ एफिडेविट, पब्लिक रिकॉर्ड्स, समनिंग विटनेस एंड अदर मैटर्स डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के तरफ से भी अगर कोई मैटर्स लाए जाते हैं तो भी। तो ये सारे काम एक सिविल कोड के तौर पे हमारा जो एनसीएएससी करता है वही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनको कंसल्ट करना होता है, यस, जो हमारा एनसीएससी है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर वो कोई भी पॉलिसी और मैटर्स जो बना रहे होते हैं शेड्यूल कास्ट के ऊपर, तो उन्हें इनसे संपर्क करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है एंग्लो इंडियंस के लिए,
और कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और इसके अलावा इसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास प्रोवाइड कराता है। इस अभी जो एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 102 यानी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसके अंदर से ओबीसी के लिए भी अलग से कमीशन बना दी गई है। इससे पहले ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, ये हमारा एनसीएससी के अंदर ही आता था। उससे पहले यानी ये जो ओबीसीज के प्रोसीजर है 2018 तक हमारे एनसीएससी के अंदर आता था, यही इसका कहने का तात्पर्य है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि अब एससी अलग है, ओबीसी अलग है और एसटी के लिए आर्टिकल 338 ए है और ओबीसी के लिए आर्टिकल 338 बी। तो ये था आपका पूरा हमारा जो एनसीएससी है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के लिए और वो कौन-कौन से हैं वो अगर मैं आपको बता दूँ एक बार और आपका रिवीजन कराने के तौर पे। तो आपको इसमें जो चीज़ें याद रखनी है वो आर्टिकल याद रखना है, ये अमेंडमेंट याद रखना है। इसके अलावा ये जो कंपोजिशंस हैं इन्हें याद रखने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी याद रखना है। इनका टेन्योर जो है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बाकी फंक्शंस क्या हैं ये इतने याद रखने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल से फंक्शंस हैं। कुछ भी एससीज़ के रिगार्डिंग मैटर्स होंगे वो एनसीएससी के पास ही जाएगा। इसका रिपोर्ट्स जो है ये भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये चीज़ें याद रखना कि स्टेट के भी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी प्रेसिडेंट के पास ही जाएँगे, फिर वहाँ से गवर्नर के पास जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके पास ये सिविल कोड का पावर होता है, ये याद रखना। और कोई चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ओबीसीज़ वाला जो ये एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, ये 102 अमेंडमेंट से पहले इसमें आता था। ये याद रखना हो तो याद रखो, वरना एनसीबीसी के ऊपर भी एक नई वीडियो आएगी। तो ये था आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।